गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू तेजस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं आज फिर हूँ आप लोगों के साथ हमारे ओशिनोग्राफी की एक थ्योरी वार्म एंड कोल्ड करेंट्स, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ बचे हुए पार्ट को डिस्कस करूँगी। हम देख चुके हैं कि ओशन करेंट्स क्या हैं, वो कैसे ओरिजिन होते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और किन किन ओशन में जो करेंट्स हमारे पाए जा रहे हैं, कौन से वार्म करेंट्स हैं, कौन से कोल्ड करेंट्स हैं, वार्म करेंट्स के क्या फीचर्स होते हैं, कोल्ड करेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ अटलांटिक ओशन के वार्म एंड कोल्ड करेंट्स का जिक्र किया था। आज मैं बचे हुए ओशन करेंट्स, हमारे पैसिफिक ओशन के करेंट्स और इंडियन ओशन के करेंट्स का डिस्कस करूँगी। साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हाल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्लास। हम लोग देख लिए थे कि हमारा ओशन करेंट, जो ओशनिक वाटर है, उसका जो डिफाइंड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसे ही हम ओशन करेंट कहते हैं। मैं एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो बातें याद ना हो वो भी एक बार याद आ जाएं और आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ें। और यदि आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है इस सेक्शन का तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद आप लोग अगर इसे देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे क्लियर से ये समझ में आएगी। तो मैंने बताया था कि हमारा डेप्थ के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स होता है, सरफास ओशन करेंट और डीप ओशन करेंट। सरफास ओशन करेंट में हम टेम्परेचर के हिसाब से 2 ओशन करेंट को देखे थे, वार्म ओशन करेंट एंड कोल्ड ओशन करेंट। वार्म ओशन करेंट की फीचर्स में हमने देखा था कि ये इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ती है और अपने साथ वार्म वाटर को लेकर जाती है। और इसमें एक फीचर है कि ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पर पाई जाती है। वहीं हमने कोल्ड करेंट में देखा था कि इसका फीचर होता है कि ये अपने साथ पोलर एरिया से इक्वेटर की ओर कोल्ड वाटर को लेकर के आगे की ओर बढ़ती है और ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती है। और हमने ड्रिफ्ट, करेंट्स, स्ट्रीम सबको जान लिया था। फैक्टर्स जो इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले थे, प्लैनेटरी विंड्स, डेंसिटी, सैलिनिटी, हमारा अर्थ का रोटेशन, जिससे कि एक फोर्स आता है कोरियोलिस फोर्स, जो कि क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये ओशन करंट के मूवमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके कारण ही ओशन करंट क्या है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो इन सब बातों को हम देख चुके हैं। अटलांटिक ओशन के करंट को हम लोगों ने जान चुका है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ गल्फ स्ट्रीम, है ना, फिर हमारा कनारी, लैब्राडोर, ब्राज़ील, फॉकलैंड, सब जान चुके हैं। हम लोगों ने डायग्राम के साथ पूरे अटलांटिक ओशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसमें एक हमारा जो मेजर आया था सारगासो सी, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक फीचर है। ये एकमात्र वर्ल्ड का ऐसा ओशियन है जिसमें कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है यहाँ से मैं आज का सेशन अपना स्टार्ट कर रही हूँ, करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, ये हमारे सभी ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन, तीनों ही ओशंस में ये करंट फॉर्म होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पैसिफिक ओशन का। सारे ही ओशन में जो नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, इनके फॉर्म होने का सेम ही रीज़न है, वह है ईस्टर्ली विंड, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, उस रीजन में हमारी जो विंड चलती है वो होती है हमारी ईस्टर्ली या ट्रेड विंड। उस विंड के कारण ही इक्वेटोरियल करंट जो है ओरिजिन होता है। हम लोग देखते हैं मैप की तरह।
ये हमारा देखिए, ये हमारा है पैसिफिक ओशन का रीजन और ये है हमारा इक्वेटोरियल रीजन। ये जब इक्वेटोरियल रीजन, ये जो इक्वेटर हम देख रहे हैं, ये इक्वेटर के जब नॉर्थ की ओर की हम बात करेंगे तो वो हो गया हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल, और जब हम साउथ की ओर की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा साउथ इक्वेटोरियल। और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन से जब करंट मूव करेगी तो वो हो जाएगी काउंटर इक्वेटोरियल। जब भी हम अटलांटिक ओशन, पैसिफिक या इंडियन ओशन की बात करें तो हमें सिर्फ उसमें ऐड कर देना है नॉर्थ, साउथ और काउंटर, वो सारे ये तीन करंट इक्वेटोरियल ही होंगे। तो यहाँ पर जो विंड चलती है ईस्टर्ली, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है और इसके कारण ही ओशन वाटर क्या होता है, मूव करता है। तो यहाँ से एक करंट जनरेट हो जाता है, नॉर्थ की ओर चलने वाला नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ की ओर चलने वाला साउथ इक्वेटोरियल। अब इन दोनों करंट के मूवमेंट के कारण यहाँ से लार्ज मास ऑफ वाटर क्या होता है, मूव करता है, यानी यहाँ से काफ़ी बड़े मात्रा में पानी यहाँ से इस ओर मूव करता है। तो यहाँ पर पानी का मात्रा क्या होता है, एक्सेसिव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा होने के कारण। और एक बात होती है कि यहाँ पर वो एरिया क्या होता है, वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। तो इस वैकेंट एरिया को फिल करने के लिए यहाँ से एक करंट जनरेट होती है, तो वही हो जाती है हमारी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो इसी तरह तीनों ओशन में ये जो इक्वेटोरियल करंट है वो ओरिजिन होती है। इसके बाद जब हम देख ली, और ये तीनों इक्वेटोरियल करंट जो है वार्म करंट होती है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में जनरेट हो रही है और हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में जो इंसोलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ की करंट क्या है, वार्म है। अब ये तीनों करंट हो गया हमारा। ध्यान रखिएगा कौन सी करंट वार्म है, कौन सी करंट कोल्ड है। अब जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ फिलीपींस के पास ये क्या होती है, स्पिल्स हो जाती है, यानी इसके ब्रांच टूट जाते हैं और ये क्यूरोशियो करंट के रूप में आगे की ओर बढ़ती है जापान के कोस्ट के पास। ये हमारा जापान का कोस्ट क्यूरोशियो करंट, इसे हम पैसिफिक ओशन का गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। आई मीन जैसे अटलांटिक ओशन में जो गल्फ स्ट्रीम होता है उसका जो रोल होता है वही क्यूरोशियो करंट का पैसिफिक ओशन में रोल होता है। यही कारण है कि क्यूरोशियो करंट को पैसिफिक का गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ये भी वार्म करंट ही होता है और इसे ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है और इसको जापान करंट भी कहते हैं। अब है कि क्यूरोशियो जो है, क्यूरोशियो का मीनिंग ही होता है ब्लैक, जापान में क्यूरोशियो एक जापानीज वर्ड है। अब है कि इसको क्यों कहा जाता है ब्लैक करंट या ब्लैक स्ट्रीम, तो ये इक्वेटोरियल रीजन से आती है जिसमें सैलिनिटी हाई होती है और हाई सैलाइन होने के कारण इसका वाटर का कलर डार्किश होता है, थोड़ा डार्क कलर होने के कारण ये ब्लैक स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये वार्म करंट है। फिर ये जब आगे की ओर बढ़ती है तब यहाँ पर दो करंट आ रहे होते हैं कोल्ड, ओकोटोस करंट और ओआशियो करंट। ओआशियो जिसको हम कामचटका या क्यूराइल करंट भी कहते हैं, ये कामचटका पेनिनसुला के पास से आती है और यह सखाइना आइलैंड के पास से आती है। ओकोटोस करंट में आकर के ओआशियो करंट मिल जाती है, ये पोलर रीजन की ओर से आ रही है ये दोनों ही करंट, इसीलिए ये दोनों करंट क्या है, कोल्ड है। और ये जब यहाँ आकर के क्यूरोशियो करंट के साथ मर्ज हो जाती है यानी मिक्स हो जाती है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड डेवलप हो जाता है। मैं पहले आप लोगों के साथ जिक्र कर चुकी हूँ कि जहाँ पर वार्म वाटर या वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ कहीं मिलेंगे वहाँ पर एक अच्छा प्लैंकटन राइज होता है जिसके कारण वो एक अच्छे फिशिंग ग्राउंड के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ऐसा ही ठीक यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्यूरोशियो करंट के कई एक्सटेंशन होते हैं। क्यूरोशियो करंट यहाँ जापान के पास एक्सटेंशन में सुगारू करंट, सुशिमा करंट और सोया, ये तीन
कुरोशियो करंट का ही एक्सटेंशन है, तीनों वार्म करंट है, ये इसमें नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुरोशियो करंट का एक्सटेंशन सुसीमा, सोगारो और सोया करंट तीनों ही वार्म करंट है। फिर आगे ये जो हमारी कुरोशियो करंट है ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से आगे बढ़ती है। ये देख लीजिए, हम लोग देख लिए हैं कुरोशियो करंट, उसका एक्सटेंशन ओआसियो करंट जो आकर के कुरोशियो से मर्ज हो जाती है। ओआसियो और ओकोटस्क कोल्ड करंट है। फिर यहाँ मर्ज होने के बाद ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से आगे की ओर बढ़ती है। ये फिर से क्या है, वार्म करंट ही बन जाती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण ये वार्म करंट के रूप में ही आगे की ओर बढ़ती है। और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट फिर आगे की ओर बढ़ने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के पास, ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का एक स्टेट है, ब्रिटिश कोलंबिया के पास ये दो पार्ट में स्प्लिट्स हो जाती है। पहला पार्ट इसका अलास्का करंट के रूप में, अलास्का है तो कोल्डर रीजन, लेकिन ध्यान, अलास्का नाम सुन के लगेगा कि ये कोल्ड करंट होगी, लेकिन नहीं, अलास्का वार्म करंट है क्योंकि ये नॉर्थ पैसिफिक करंट का पार्ट है। और इसका दूसरा पार्ट हमारे नॉर्थ अमेरिका के ही वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया कोल्ड करंट के रूप में फ्लो करता है और जाकर के इक्वेटोरियल करंट से मिल जाता है और इस जायर को कंप्लीट करता है। तो ये था हमारा पैसिफिक का नॉर्दर्न करंट, नॉर्दर्न पैसिफिक का। फिर हम आएंगे साउथ की ओर। ध्यान दे लीजिएगा कि अलास्का क्या है, वार्म करंट, और कैलिफोर्निया कोल्ड करंट कहाँ चल रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर ओआसियो, कामचटका या क्यूराइल, क्यूराइल भी इसका ही नाम है, और ओकोटस्क, कैलिफोर्निया, ये तीन हमारे क्या हैं, कोल्ड करेंट्स हैं। और वहीं हमारा कुरोशियो नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का इक्वेटोरियल करंट, और कुरोशियो एक्सटेंशन, सुसीमा, सोया करंट, है ना, ये सब हमारे वार्म करंट हैं। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, तो हम देख लेते हैं हमारा पेरू करंट भी जनरेट होता है, तो कैसे होता है। फिर हम आएंगे हमारे साउथ इक्वेटोरियल करंट की ओर। तो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वो वेस्ट की ओर फ्लो करना स्टार्ट होता है, और फ्लो करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के पास आकर के क्या होता है, टर्न ले लेता है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारा जो ओशन करंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो वही हो रहा है सदर्न इक्वेटोरियल करंट, यहाँ आकर के ये भी दो पार्ट में डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका नॉर्दर्न पार्ट जाकर के नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेता है, और सदर्न करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से आगे की ओर बढ़ता है। तो ये भी है हमारा वार्म करंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर फ्लो करता है। तो ये हो गया हमारा वार्म करंट। फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आगे की ओर बढ़ता है, और ये आ जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है, कोल्ड करंट है, और इसके इन्फ्लुएंस में आने के कारण ये करंट भी क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, और वो साउथ पैसिफिक करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से आगे बढ़ता है। और हमारा जो साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर होता है अपवेलिंग। अपवेलिंग मतलब कि नीचे से पानी जो है ऊपर की ओर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ से पानी क्या हुआ था, इक्वेटोरियल करंट के रूप में चला गया था, तो यहाँ खाली हो गया था स्पेस। तो खाली होने के कारण उस खाली जगह को फिल करने के लिए ओशन के नीचे से क्या होता है, पानी ऊपर की ओर उठता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि बकेट में हम लोग पानी फिल करके रखते हैं, और जब आप बकेट से, आप जग से एक जग पानी निकाल लेते हो, तो वो पानी क्या होता है, आपने जो खाली किया एरिया, वो नीचे से उस एरिया को क्या करता है, फिल करने की कोशिश करता है। वो पानी वहाँ पर, आप घर पर ट्राई करके देखिएगा, फुल बकेट हो वाटर का
और उसमें से आप एक जग पानी निकालिएगा, तो वो आप जब ऐसे करके पानी निकालते हैं तो वहाँ से वो जो आप ऐसे मग से पानी दिए वो क्या होता है, लेवल को इक्वल कर देता है। ऐसा नहीं कि आपने पानी निकाला और वो वहाँ पर ऐसा गड्ढा बन जाए, नहीं, वो क्या करता है, पानी नीचे से आकर के उस लेवल को इक्वल कर देता है। तो ऐसा ही होता है सेम ओशन के साथ, जब पानी यहाँ से निकल कर आगे की ओर जाता है तो नीचे से पानी आकर के इस एरिया को फिल करता है। तो यहाँ पर जो करंट होता है तो वो क्योंकि ओशन के बॉटम से आ रहा है, और ओशन के बॉटम में क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो करंट जनरेट होता है वो हमारा कोल्ड करंट होता है, जिसे हम पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरू करंट ये हमारे साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है। ये पैसिफिक ओशन का ईस्ट कोस्ट है, लेकिन साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। इसे हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण यहाँ पर अपवेलिंग के कारण प्लैंकटन्स होता है, और प्लैंकटन्स के कारण ये अच्छे एक फिशिंग ग्राउंड के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा पैसिफिक ओशन के करंट्स। देख लेते हैं हम लोग एक बार। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, है ना, जिसके इन्फ्लुएंस में आता है हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओआशो करंट, कैलिफोर्निया, पेरू करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये सब हमारे क्या है, पैसिफिक ओशन के करंट्स हैं। जिन बातों को मैंने आप लोगों को समझाया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग चलेंगे हमारे इंडियन ओशन के करंट्स पर, कि इंडियन ओशन में करंट्स किस तरह फॉर्म होते हैं और वो कैसे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे हमारा पैसिफिक ओशन में देखे हैं और अटलांटिक ओशन में देखे हैं, इंडियन ओशन में इस तरह करंट फ्लो थोड़े से इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडियन ओशन में, कि नॉर्थ इंडियन ओशन में ये कंप्लीट जायर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में क्या है, वो 3 साइड से सब कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। तो हमारा साउथ इंडियन ओशन में ही एक कंप्लीट जायर बनता है। तो इंडियन ओशन के जो करंट्स हैं वो मॉनसून विंड से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन ओशन क्या है, मॉनसूनल लैंड है, और वो 3 साइड से सब कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा इंडियन ओशन है और ये 3 साइड से क्या है, कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। तो इसमें भी ठीक बाकी ओशन की तरह ही इक्वेटोरियल पार्ट में करंट्स जनरेट होंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और इसमें मॉनसून करंट भी होता है जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन ओशन के पार्ट में हो जाता है, हम लोग देख लेंगे। अब हम एक एक करके इसको रीड आउट कर लेते हैं कि हमारा जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो हमारा क्या है, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करता है, वही ईस्टर्ली के कारण। और वो फ्लो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अफ्रीकन कोस्ट की ओर, ये देखिए हम लोग देखते हैं, ये है ना हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अफ्रीका। तो देख रहे हैं हम, यहाँ से जाएगा ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की ओर हमारा इंडियन ओशन का करंट जो है मूव करता है, और वहाँ पर वो कई ब्रांचेज में जो है स्पिल्स हो जाता है, और उसके बाद वो आगे अगुलास, मोजाम्बिक, इन नावों से आगे की ओर बढ़ता है। हमारा जो इक्वेटोरियल करंट है वार्म है
और वो जब स्पिल्स होता है तो उससे जो करेंट्स बन रहे हैं वो भी वार्म ही हैं, अगुल्हास करंट और मोजाम्बिक करंट। और फिर जब मोजाम्बिक करंट हमारे मेडागास्कर के वेस्ट कोस्ट की ओर फ्लो करता है और अगुल्हास करंट मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट की ओर फ्लो करता है, और फिर वो मेडागास्कर ये करंट जो है ज्वाइन हो जाता है मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट ज्वाइन हो जाता है अगुल्हास करंट से। कहाँ? मेडागास्कर के सदर्न टिप पर। देख लेते हैं हम लोग आगे की ओर। तो ये जो है आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेडागास्कर ये कई ब्रांच में डिफ्लेक्ट होता है, और अगुल्हास करंट और मोजाम्बिक करंट इसी का डिफ्लेक्शन है साउथ इक्वेटोरियल करंट का, और फिर वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आता है और आगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। देख लीजिए, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट ये आया और यहाँ ये हो गया हमारा मोजाम्बिक, ये हो गया हमारा मोजाम्बिक, ये हो गया हमारा मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर के वेस्टर्न कोस्ट और मोजाम्बिक का ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर ये मोजाम्बिक करंट के नाम से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर ये अगुल्हास करंट, और यहाँ आकर के ये सदर्न मेडागास्कर के सदर्न टिप पर ये दोनों आकर के मिल जा रहे हैं और फिर आगे अगुल्हास करंट के नाम से ही आगे की ओर बढ़ते हैं। और फिर आते हैं ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि एक कोल्ड विंड है, इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं और कोल्ड होने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ भी वही अपवेलिंग होता है। इसके कारण साउथ इक्वेटोरियल करंट के कारण यहाँ अपवेलिंग होता है, जिसके कारण जो यहाँ पे करंट चलती है वो कोल्ड होती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी जा करके इसे ही ज्वाइन कर लेता है, और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेती है, और इस तरह से ये कंप्लीट जायर जो है चलता रहता है। तो ये था हमारा इंडियन ओशन का करंट। तो आप लोगों को ओशन करंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो हमने ये देखा और जाना कि ज़्यादातर जो कोल्ड करंट हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है कुछ, और जो वार्म करंट है वो कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं। कोल्ड करंट के वेस्ट कोस्ट में पाए जाने के हम लोग देख लेते हैं एक बार सारे करंट्स को। सारे ओशन करंट्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। वेट गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है। तो गाइज ये हमारा वार्म एंड कोल्ड करंट है टोटल। ये जो हम देख रहे हैं हमारा जो रेड वाला हो जाएगा ये हमारे सारे वार्म करंट्स हैं, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारे सारे कोल्ड करंट्स हैं। ये हमारा हो गया इंडियन ओशन के करंट्स, ये हमारे अटलांटिक ओशन के करंट्स, और ये हमारे हो गए पैसिफिक ओशन के करंट्स। अब मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो हमारा कोल्ड करंट्स है जो कि वेस्ट कोस्ट पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि पाया जा रहा है, तो उसके कारण ही हम देखेंगे कि कुछ जो डेजर्ट हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। डिज़र्ट फॉर्म होने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो कोल्ड करंट्स होता है यहाँ, लेकिन ये भी
इसमें एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि ये जो एरिया है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आता है, और हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, कोल्ड रीजन होता है, इसलिए भी यहाँ पर ये डेजर्ट फॉर्म होते हैं। ये देखिए ये हमारा अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर है हमारा बेंगुएला कोल्ड करंट, जिसके कारण यहाँ पे हो रहा है फॉर्म नामीबिया कोल्ड डेजर्ट। फिर यहाँ पर है हमारा पेरुवियन करंट, जिसके कारण यहाँ डेजर्ट बन रहा है। कैलिफोर्निया करंट मोहाबे डेजर्ट है ना, कैनारी करंट सहारा डेजर्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जहां जहां भी हमारा कोल्ड करंट है वेस्ट कोस्ट पर, वहां पर एक डिजर्ट फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी कंटिन्यू एग्जाम में आ रहे हैं, हाल के मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाई हूं, आप लोग देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ये देखिए, इरमिंगर करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन वाटर्स। इरमिंगल जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर के जल में प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया है, ये क्वेश्चन एनटीए के एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं लाई हूँ, और कोई बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, हमारा अभी जो मार्च 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग पहले आंसर देने की कोशिश करें। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक। कैसे हम लोग देख लेते हैं, आंसर बी नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक। इरमिंगर, ये देखिए ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ये सदर्न अटलांटिक और ये नॉर्दर्न अटलांटिक। यहाँ देख रहे हैं इरमिंगर, और इरमिंगर कैसा करंट है, तो ये एक वार्म करंट है। क्यों, क्योंकि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, हमारा गल्फ स्ट्रीम का पार्ट नार्ड, और यही आगे जाता है जब इधर नॉर्वेजियन करंट और इधर इसका ही एक पार्ट इरमिंगर करंट के रूप में फ्लो होता है। तो इस तरह हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। ये दूसरा क्वेश्चन है। Two of the flowing oceanic currents are responsible for reducing the temperature of bordering coastal zones. ये देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम किया गया है इस तरह से, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में इसको फ्रेम किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से दो ओशियनिक करंट हैं जो क्या करते हैं, कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को डाउन करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो वो कौन से करंट होंगे, कोल्ड करंट। तो हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है कि दो कौन से हमारे कोल्ड करंट हैं। तो अब आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से दो हमारे क्या हैं, कोल्ड करंट है। ये क्वेश्चन भी हमारा अभी जो पेपर हुआ है हमारा जून 2022 का जो पेपर हुआ था अक्टूबर में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोल्ड करंट हमारा कौन है, देखिए तो
और यहाँ से हम दो करंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ये नहीं है, आंसर के ऑप्शंस ये हैं हमारे। तो क्या बेंगुएला कोल्ड करंट है? यस, बेंगुएला इज अ कोल्ड करंट। तो ए हमारा होगा, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब है हमारा क्यूरोशियो। अभी अभी हम लोग देखें, क्या क्यूरोशियो कोल्ड करंट है? नहीं, क्यूरोशियो क्या है? वार्म करंट, यानी कि बी हमारा नहीं होगा। तो बी यहाँ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये गाइस इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डील ना हो रहा हो तो आप आंसर नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड कुछ पढ़े हैं तो आपको क्या नहीं होगा ये कभी कभी हमें पता होता है। क्या होगा या ना भी पता हो, क्या नहीं होगा ये पता होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं और उससे हमारा आंसर जो है बन जाता है। ब्राजील करंट, क्या ये हमारा कोल्ड करंट है? नहीं, ये भी हमारा क्या है? वार्म करंट, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो हमारा सी भी नहीं होगा, तो सी यहाँ है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी, ए एंड डी, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। डी ऑप्शन है हमारा कैनारी करंट। तो कैनारी करंट हमारा क्या है? कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है? वार्म करंट, अटलांटिक ओशन का पार्ट, तो ये हमारा होगा ही नहीं। तो ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, ब्राजील करंट वार्म करंट है, ब्राजील करंट वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, और कौन सा था? ब्राजील करंट, गल्फ स्ट्रीम और बेंगुएला क्यूरोशियो कैनारी। ये देखिए, कैनारी वार्म करंट, कैनारी सॉरी गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, कैनारी कोल्ड करंट, ब्राजील हमारा वार्म करंट, क्यूरोशियो हमारा वार्म करंट। तो इस तरह से हम ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो ये सब हमारे क्या हो गए? वार्म करंट, है ना, और हमारा कैनारी हो गया कोल्ड करंट। इस तरह से हम आंसर को जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो डायग्राम दिया गया गाइस उसको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से कौन सा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, कौन सा ओशन का पार्ट है, वो सब आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये भी हमारे रिसेंट एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, which one of the following is the correct sequence of oceanic currents of Northern Pacific Ocean? गाइज ये दो बार टाइप हो गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। Which one of the following is the correct sequence of oceanic currents of Northern Pacific Ocean? तो हमारा जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है उसमें इन करेंट्स का हमें क्या करना है? सीक्वेंस लगाना है। अभी अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे कैसे नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन जो है हमारा फ्लो करता है। पहले कौन सा करंट आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा, इसको अरेंज करना है। और अरेंज करने हम यहाँ देखेंगे ABCD, और यहाँ ये अरेंज किए हुए ऑप्शन है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे।
अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लास देखा होगा तो आंसर आप लोगों से बन रहा होगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी ओशन में सबसे पहले क्या होता है, इक्वेटोरियल करंट जनरेट होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि सबसे पहले होगा हमारा बी। ठीक है, पैसिफिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब नॉर्थ की ओर बढ़ता है तो वो फिर क्या बन जाता है, कुरोशो करंट। तो हमारा हो जाएगा सी। और फिर वो जब आगे की ओर बढ़ता है तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो सदर्न की ओर मूव करता है हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर कैलिफोर्निया करंट के नाम से। तो बी, सी और फिर हमारा ए और फिर हमारा डी। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमको, सी में। तो हमारा हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं एक बार हम। देखिए, ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन, ये हमारा बढ़ रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जब यहाँ बढ़ा है तो यहाँ आगे जाकर के क्या हो गया है, कुरोशो करंट। और ये कुरोशो करंट हमारा, जिसको नॉर्थ पैसिफिक भी हम बोल सकते हैं, ये कोल्ड होने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर कैलिफोर्निया कोल्ड करंट के रूप में फिर टर्न होकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से जो है क्या है, पैसिफिक ओशन का करंट का ऑर्डर है। पैसिफिक ओशन का पूछा हो सकता है, कभी अटलांटिक का पूछ ले, या कभी सदर्न पैसिफिक पूछ ले, या किसी टाइम इंडियन ओशन के ओशन करंट के ब्रांच के ऑर्डर पूछ ले। तो हमें इस वे में भी पढ़ना है। ये डायग्राम्स जो मैं दी हूँ इसलिए दी हूँ ताकि आप डायग्राम को देखें। अगर ये डायग्राम आपको ध्यान रहेगा, ये एक डायग्राम, तो आज आपका लगभग 80% ओशन करंट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको वार्म और कोल्ड करंट का डिवीजन किया हुआ ही है, ओशियनिक डिवीजन है ही, और वो आपको किस तरह फ्लो हो रहा है ये आपको क्लियर कर ही रहा है। तो ये डायग्राम आपको 80% ओशियनिक करंट को क्लियर कर देगा। और इसके साथ जो रिटन पार्ट्स मैंने दिया है उसको भी रीड कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन है, ये देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसा मैं बोल रही थी, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स हैं इसमें से जो कि क्या है, सही है? विजिबल है, दिखाई दे रहा है गाइस? पढ़िए, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम दूंगी मैं आप लोगों को। इंग्लिश हिंदी दोनों रीड करें, सिर्फ हिंदी पर ही डिपेंड ना हो, टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में जाननी भी ज़रूरी है।
आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है ओशियन करेंट्स प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन टू द थर्मल इन्वायरमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कह रहा है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनियमन करती है। बहुत ही, तब देखिए ये आपको विनियमन हिंदी है, आप लोगों को समझ नहीं आया है ना, और इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ओशियन करंट क्या करती है कि जो हमारा थर्मल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो हमारे तापीय वातावरण है, टेम्परेचर से रिलेटेड जो हमारा वातावरण का कॉन्सेप्ट है, उसको क्या कर रही है, प्रभावित करती है। तो क्या ये करती है, ओशियन करेंट्स प्रभावित करती है, करती है। तो हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो गया, करेक्ट है। तो ए हमारा यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फिर बी हमारा कह रहा है ऑन ए लोकल स्केल वार्म वाटर करेंट्स ब्रिंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टू कोस्ट इन आर्कटिक लैटिट्यूड, यानी कि स्थानीय पैमाने पर गर्म जल धाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव डालती है। कह रहा है कि जो आर्कटिक वाला हमारा रीजन है, आर्कटिक सर्कल जो क्या होता है, कोल्ड होता है, कह रहा है कि जो वार्म करंट है वो वहाँ अगर जाती है तो वो उसको थोड़ा क्या करती है, संतुलित रखती है। तो क्या ऐसा है, क्या आर्कटिक वाला रीजन बहुत कोल्ड है और वार्म करंट जाती है तो वहाँ के कोस्ट को क्या करती है, थोड़ा मॉडरेट कर देती है। तो ये बात सही है। ये हम नॉर्वेजियन कोस्ट में देखे हैं कि जो नॉर्वेजियन हमारी वार्म करंट जाती है जिसके कारण वहाँ का रीजन क्या है, थोड़ा काम रहता है। तो ये हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। तो बी हमारा यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा गया। सी हमारा है कोल्ड करेंट्स आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट। कह रहा है कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के तापमान में गिरावट नहीं लाती है, यानी ट्रॉपिकल डिजर्ट का टेम्परेचर वो डाउन नहीं करती है। क्या ठंडी महासागरीय धारा टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगी, करेंगी ना, क्योंकि उनका तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, उनमें ये फीचर है कि वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो वो जिस रीजन में जाएगी अपने साथ ठंड को लेकर जाएगी और वहाँ का टेम्परेचर क्या करेगी, डाउन करेगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत। यहाँ होना चाहिए था कोल्ड करेंट्स आर एबल, नॉट एबल दे करके इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया है, रॉन्ग कर दिया गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा, ए बी एंड डी। हम देख लेते हैं डी स्टेटमेंट। डेंसिटी डिफरेंसेस में ऑल्सो कॉज फ्लो ऑफ ओशियन वाटर। कह रहा है कि अगर ओशियन वाटर के घनत्व में अंतर देखने को मिलता है तो उससे भी उसका जो फ्लो है, मूवमेंट है, उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि डेंसिटी किसी भी ओशियन करंट के मूवमेंट में क्या करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी, ए बी एंड डी। तो ये हमारे गाइज कुछ क्वेश्चंस थे जो रिसेंट एग्जामिनेशन में ओशन करंट से रिलेटेड आए हुए थे। तो ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशनोग्राफी का, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। और तो आज का मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशन कोट शेयर करना चाहूँगी। गाइज, थिंक, ट्रस्ट, परफॉर्म एंड अचीव, यानी कि सोचिए आपको क्या करना है और ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और परफॉर्म उसके अकॉर्डिंग अपना परफॉर्म कीजिए, एक्ट कीजिए और डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो थिंक, ट्रस्ट, परफॉर्म एंड अचीव। थैंक यू गाइज। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसी लगी क्लास, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।